एंडोमेट्रियोसिस इज़ वेरी कॉमन कंडीशन दीज डेज। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किन लोगों में इसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है? जो टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, व्हेन इट ग्रोज अदर देन द यूट्रस, जैसे कि यूट्रस के ऊपर इम्प्लांट हो जाता है या फिर ओवरीज के ऊपर या फेलोपियन ट्यूब में, या फिर जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो अंदर एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स हैं उसमें कहीं और अगर ये इम्प्लांट हो जाता है तो हम इस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ऐसा होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो जैसे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, उसमें ब्लीडिंग होती है और मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो ये टिश्यू जो अदर देन द यूट्रस कहीं और इम्प्लांटेड है, ये भी ऐसे ही बिहेव करता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इस टिश्यू में भी ब्लीडिंग होती है और वो हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करता है। अब इस तरह से अगर लगातार इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती रहती है, तो ऐसा होने से वहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है वो कलेक्शन बन जाता है। इट कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक अ सिस्ट। तो ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो सकती हैं, या फिर जो अंदर एब्डोमेन में जो और ऑर्गन्स हैं, पेरिटोनियल कैविटी है, वहाँ पर भी ये टिश्यू ब्लीड करके छोटे छोटे सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर्स बना सकता है। तो जब ये टिश्यू इस तरह से रिपीटेडली ब्लीडिंग इसमें होती रहती है एंड इट डज नॉट गेट एनी पैसेज टू गेट आउट, तो वहाँ पर उस टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होता है। वो टिश्यू आसपास के टिश्यू को इरिटेट करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, फाइब्रोसिस हो सकती है। ऐसा होने से जो टिश्यूज़ हैं जैसे ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स, ये सब आपस में चिपक जाते हैं और इनका जो नॉर्मल फंक्शन है जो फेलोपियन ट्यूब्स का, कि उसमें मोटिलिटी होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब का जो मेन काम है वो एग को ओवरी से पिक करके यूट्रस तक लेकर जाना है, तो वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जो नॉर्मल एनाटमिकल कोरिलेशन है यूट्रस का, फेलोपियन ट्यूब का, ओवरी का, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। अब सवाल ये है कि हाउ वुड यू नो कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं? तो इसका एक जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, जिसको हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। तो यूजुअली पीरियड्स में बहुत ज़्यादा लोगों को 60-70% पीपल को पेन होता है, बट दैट पेन इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दी पेन ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। जो नॉर्मल पेन है दैट इज़ रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वो थोड़ा बहुत होता है एंड यूजुअली सबसाइड्स विद सम मेडिकेशंस, रेस्ट और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस वाला जो पेन है, ये आपको थ्रू आउट साइकिल परेशान करेगा और मेडिकेशंस के साथ में भी इसमें रिलीफ नहीं मिलता। कभी कभी ड्यूरिंग पीरियड्स के बाद भी ये पेन बना रहता है, लो बैक एक हो सकता है और पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन हो सकता है, ड्यूरिंग डिफेकेशन स्टूल पास करने में पेन हो सकता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि पेशेंट को जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो काफ़ी टाइम से कंसीव करने का ट्राई कर रही है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल एनाटमी है यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी की, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो एब्नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट है वो बार बार वहाँ पे इरिटेशन पैदा करके स्कारिंग करता है, आसपास में सारी स्ट्रक्चर्स को चिपका देता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब क्या एंडोमेट्रियोसिस किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है या फिर किसी को भी हो सकता है? तो इसके बारे में कई सारी थ्योरीज हैं जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी अगर फैमिली में मदर को, सिस्टर को या फिर और क्लोज रिलेटिव्स को अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यूट्रस, वेजाइना में, जिनकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर बाहर नहीं आ पाता और वो उसका रिट्रोग्रेड फ्लो हो जाता है ट्यूब्स के थ्रू अंदर पेरिटोनियल कैविटी में। जिन लोगों को हैवी फ्लो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या जिनका मीनार्की है यानी कि मेंसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए थे, मेनोपॉज लेट हो रहा है यानी कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हैं और ईस्ट्रोजन एक्टिविटी ज़्यादा है, या जिन लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट साइकिल्स हो रही हैं यानी कि उनका जो साइकिल का जो गैप है, एक मेंसेस, 2 मेंस्ट्रुएशंस के बीच का जो गैप है वो 28 डेज से कम है, 25-24 डेज पे उनको साइकिल्स हो जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
तो ये जो हिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा जब आप ये सारी हिस्ट्री को लेकर अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हम आपकी इमेजिंग कराते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड और एमआरआई है। अगर उसमें हमें कुछ सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं ओवरी में, जिनको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, तो ये भी हमें उस तरफ एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस की तरफ लेके जाता है। कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है जो इसका कंफर्मेटरी हो और हमें एंडोमेट्रियोसिस की कंफर्मेशन दे सके, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है लैप्रोस्कोपी। यानी कि जब आपने पेशेंट आपके पास ये सारी कंप्लेंट्स लेकर आ रही है और अगर हमें किसी भी वजह से उसकी लैप्रोस्कोपी करनी पड़ी और उस वक्त ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी हमें एक वो पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ दिखाई देते हैं, हम विजुअली उनको देख सकते हैं कि स्पॉट्स हैं, चॉकलेट सिस्ट हैं, स्कारिंग है, पूरा एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन है, अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडहेयर्ड हैं, फाइब्रोसिस हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंडोमेट्रियोसिस की तरफ इंडिकेट करती हैं। और हम उस पर्टिकुलर टिश्यू को लेके लैब में भी भेज सकते हैं, जिसकी जांच में हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल वैसा ही टिश्यू है जैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यानी यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है। तो ये जो टेस्ट है ये कंफर्मेटरी है जो एंडोमेट्रियोसिस को इंडिकेट करता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक लाइफ टाइम डिजीज़ है। यानी कि अगर आपको एक बार एंडोमेट्रियोसिस हो गई है और अगर आपकी कंडीशंस वैसी हैं जो आपको प्रोन बनाती हैं एंडोमेट्रियोसिस होने के लिए, तो ये थ्रू आउट लाइफ टाइम आपकी कंडीशंस वैसी ही रहती हैं। इसको आप सप्रेस रखने के लिए कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए मेडिकेशंस ले सकते हैं, कुछ हार्मोनल पिल्स हैं जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस हैं जो उसको सप्रेस रख सकते हैं, लेकिन इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट एज सच पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन है और ड्यूरिंग इमेजिंग हमें आपकी ओवरीज में बड़े सिस्ट दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम इन सारी चीज़ों के लिए पेशेंट की सर्जरी प्लान करते हैं। So take care of yourself because endometriosis की early diagnosis is very important. Infertility एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस हमें बहुत कॉमनली दिखाई देती है, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अगर इसकी डायग्नोसिस हो सकती है और अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो इट मे हेल्प।